नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। कल भारत बंद, हड़ताल पर जाएंगे 25 करोड़ कर्मचारी। बैंक डाकघर में काम रहेगा बंद। परिवहन सेवाएं ठप होने से भी आने जाने में होगी परेशानी। पंजाब में सेहत कार्ड योजना लॉन्च, 10 लाख तक मुफ्त इलाज। सीएम मान बोले नीले पीले कार्ड नहीं, सभी पंजाबियों को फायदा। पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी होगी जनगणना। नतीजे 9 महीने में संभव। विशेष पोर्टल होगा शुरू, लोग खुद भर सकेंगे डेटा। मराठी भाषा विवाद, ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन। मंत्री राम नाईक के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का विरोध। एमएनएस नेता कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। चंडीगढ़ में इंडिगो फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी। टॉयलेट में मिली स्लिप। हैदराबाद से आए 227 यात्री। पैसेंजर का रिकॉर्ड कंगाल रही पुलिस। चांगुर बाबा की कोठी पर चला बुलडोजर। बलरामपुर में 3 बीघे में बनी 3 करोड़ कीमत की महिला मित्र नसरीन के नाम पर यह कोठी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है, जहां विजय विहार थाना पुलिस ने 29 जून को महाराणा प्रताप पार्क में मिले एक अज्ञात शव की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों समेत 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर जांच के दौरान पुलिस ने मौके से आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपियों की पहचान हो सकी। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें लूट की नीयत से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। साथियों, 28 और 29 तारीख की रात में विजय विहार थाने के इलाके में महाराणा प्रताप बाग में एक युवक की लाश मिली थी, जो कि आइडेंटिफाइड नहीं था। उसका हाथ गमछे से पीछे बंधा हुआ था और उसके डेड बॉडी के मिलने के बाद मर्डर का केस रजिस्टर किया गया और थाने ने इसमें तफ्तीश शुरू कर दी। तो सबसे पहले थाने की टीम ने उसको आइडेंटिफाई करने का काम किया। उसका फ़ोटो लेकर आसपास पड़ोस में और जितने भी लोग थे जिनसे कोई क्लू मिल सकता था, उससे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। तो ये आइडेंटिफाई करने पे ये पता चला कि ये मनीष नाम का युवक था, 25 साल का, और गोरखपुर का ओरिजिनली रहने वाला था और कुछ दिन पहले तक यहाँ जॉब करता था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से अगली अहम खबर, जहां नक्सलियों ने किया है आईडी ब्लास्ट। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान घायल हुए हैं। सीआरपीएफ 229 बटालियन के 2 जवान घायल हुए हैं। आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। ये आईडी लगाई थी, जहां पर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद जवानों पर फायरिंग की भी खबर है। रोड ओपनिंग ड्यूटी पर निकले थे जवान। अतिरिक्त फोर्स मौके के लिए रवाना हुई। और अगली खबर सरगुजा से है, जहां प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया। प्रशिक्षण शिविर में नितिन नवीन का बयान आया है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार अभ्यास करते हैं। अभ्यास इसलिए करते हैं ताकि बेहतर कर सकें। सचिन जैसे प्लेयर को भी अभ्यास में जाना पड़ता है। कांग्रेस में प्लेयर जैसी कोई चीज नहीं है। कांग्रेस में किसी प्रकार का संकल्प समर्पण नहीं है, ये बयान दिया उन्होंने। कांग्रेस का संकल्प और समर्पण भ्रष्टाचार है। कांग्रेस उसमें अच्छा अभ्यास करती है। और अगली खबर बलरामपुर से है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने गई बच्ची डूबी है। तालाब में डूबने से 4 साल की बच्ची की मौत हुई है। आंगनवाड़ी केंद्र के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा है। पढ़ाई के बीच खेलते खेलते तालाब तक पहुंची बच्ची। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के डीपाडीह खुर्द का यह पूरा मामला। तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से अहम खबर है,
पढ़ाई के बीच खेलते खेलते तालाब तक पहुंची बच्ची। बलरामपुर से अहम खबर, आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने गई बच्ची डूबी। तालाब में डूबने से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हुई। तो आंगनबाड़ी केंद्र के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा है। पढ़ाई के बीच खेलते खेलते तालाब तक पहुंची बच्ची और डूबने से उसकी मौत हुई। सबको मालूम है, आप मीडिया कर्मी के दोस्त हैं। आप लोगों ने कई खबरें जो अधूरी रही है उसको भी आपने अपने वीडियो में, यूट्यूब में आपने दिखाया है। आप लोगों ने धमकी की घटना को देखा कि पटेना हॉस्पिटल में किस प्रकार से वहां पर नाराबाजी की गई। देखिए, पिछले 2-3 महीने से इस धमतरी में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के ऊपर उनके चर्चों पर जाकर के बजरंग दल के लोग हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और कई चर्चों में तो काफी गंभीर रूप से हिंसक घटना की है। पुलिस एक तो इनका आवेदन नहीं लेती, इनके ओर से जब काफी दबाव में आवेदन ले लेती है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। पूरे धमतरी जिला और छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज, जिसमें विशेषकर ईसाई समाज, मुस्लिम समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। हर रविवार चर्च जो रजिस्ट्रेशन अनुमति, लिखित में अनुमति जो लिए हैं, वैसे चर्चों पर जाकर बजरंग दल के द्वारा मारपीट, गाली गलौज, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आज मूल निवासी संघ द्वारा एक रैली निकाली गई और उसके पश्चात एक ज्ञापन सौंपा गया और उनके साथ जो भी समस्याएं हैं उसको संबंध में एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन को कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर धमतरी से, जहां मसीही प्रार्थना स्थलों और संस्थाओं पर बजरंग दल के कथित हमलों को लेकर मूल निवासी संघ ने आक्रोश जताया। संघ ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में मारपीट, तोड़फोड़ और झूठे धर्मांतरण के आरोपों का हवाला देते हुए इन घटनाओं को मसीही समाज के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। सबको मालूम है, आप मीडिया कर्मी के दोस्त हैं। आप लोगों ने कई खबरें जो अधूरी रही है उसको भी आपने अपने वीडियो में, यूट्यूब में आपने दिखाया है। आप लोगों ने धमकी की घटना को देखा कि पटेना हॉस्पिटल में किस प्रकार से वहां पर नाराबाजी की गई। देखिए, पिछले 2-3 महीने से इस धमतरी में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के ऊपर उनके चर्चों पर जाकर के बजरंग दल के लोग हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और कई चर्चों में तो काफी गंभीर रूप से हिंसक घटना की है। पुलिस एक तो इनका आवेदन नहीं लेती, इनके ओर से जब काफी दबाव में आवेदन ले लेती है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। पूरे धमतरी जिला और छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज, जिसमें विशेषकर ईसाई समाज, मुस्लिम समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। हर रविवार चर्च जो रजिस्ट्रेशन अनुमति, लिखित में अनुमति जो लिए हैं, वैसे चर्चों पर जाकर बजरंग दल के द्वारा मारपीट, गाली गलौज, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आज मूल निवासी संघ द्वारा एक रैली निकाली गई और उसके पश्चात एक ज्ञापन सौंपा गया और उनके साथ जो भी समस्याएं हैं उसको संबंध में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलौदा बाजार से, जहां विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें, सोना खान स्थित एकलव्य आदर्श विद्यालय के छात्र बिजली पानी से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय की ओर रवाना हुए। कसडोल प्रशासन से परेशान छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। बाद में एसडीएम राम रतन दुबे ने छात्रों को कलेक्टर दीपक सोनी से मिलवाया। जमा कराए गए हैं वहाँ 4 साल पूर्व जो 10th बोर्ड के रिजल्ट की जो मार्कशीट आई थी सीबीएसई की, वो उसमें कुछ त्रुटियां थी। बच्चों के कुछ के डेट ऑफ बर्थ, कुछ के कोई और डिटेल्स में त्रुटियां थी, तो उसको आइडेंटिफाई करके जो प्रिंसिपल हैं EMRS के, उनके द्वारा वहाँ पे संपर्क किया गया और भुवनेश्वर में इनके रीजनल ऑफिस में जो है दस्तावेज पूरे जमा कराए गए हैं। वहाँ समस्या मूलतः 2 प्रकार की थी, बिजली, पानी और उसके वजह से खाना, मैदान, और साथ ही साथ पिछले जो बच्चे थे उनकी अंक सूची में सुधार का मामला। ये छोटी नहीं, ये बहुत पिछले 3-4 सालों से
समस्या बनी हुई थी, उसको लेके आज बच्चे अपनी बात को आप बीती रखने के लिए यहाँ तक आए। हमारी ओरिजिनल मार्कशीट न होने के कारण हमें कई जगह कॉलेज में एडमिशन के लिए समस्या हो जा रहा है, जिस कारण हम लोग जो अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए वो जा नहीं पा रहे हम लोग। कौन सी क्लास की मार्कशीट है और क्या कितनी परेशानियां आ रही है? 10th क्लास का मार्कशीट है, 12th क्लास का मार्कशीट तो सही है। 10th के मार्कशीट जहाँ कहीं बस भी कॉलेज में ओरिजिनल मांगते हैं तो वहाँ बस हम लोग प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लॉक स्थित मेऊ शासकीय पूर्व प्राथमिक शाला में गणित टीचर राम शिला कश्यप पिछले 9 वर्षों से स्कूल नहीं आ रही हैं। इससे बच्चों को गणित पढ़ाई में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीण और छात्र परेशान होकर स्कूल के गेट पर ताला जड़कर विरोध जताते नजर आए। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द गणित शिक्षक नियुक्त करने की मांग की है। अगली खबर बलरामपुर के वाड्रप नगर वन क्षेत्र से है, जहां बड़ी सफलता मिली है। ग्राम पंचायत राजखेता में वन विभाग ने अवैध रूप से काटी गई 49 नग बेशकीमती चौधार लकड़ी जब्त की है। आरोपी मेघनाथ सिंह के घर से मिली लकड़ी जंगल से चोरी कर लाकर छुपाई गई थी। विभाग ने लकड़ी को डिपो में सुरक्षित कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। गौरेला से अगली खबर है, जहां पेंड्रा मरवाड़ी जिले के पेंड्रा क्षेत्र में आज आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल सेमरा को लेकर छात्रों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पहले से संचालित हिंदी माध्यम स्कूल को वापस बहाल किया जाए, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों और अभिभावकों ने क्योंची बाईपास पर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। समस्या यह है भैया कि यहाँ इंग्लिश आत्मानंद इंग्लिश मीडियम चल रहा है और जो हिंदी मीडियम की बच्चियाँ हैं वो वंचित हो रहे हैं। लगभग ये 2 साल से प्रक्रिया चल रहा है, 2 से 3 वर्ष तक। तो सड़कों पे उतरना पड़ा, क्यों उतरना पड़ा भैया? हम शासन प्रशासन से कई बार आवेदन किए, कोई सुनवाई नहीं, इसलिए हम लोग आज रोड में उतरना पड़ा। तो कुछ उम्मीद है, क्या आश्वासन मिला भैया? जी आश्वासन तो मिला है कि प्रक्रिया चालू करेंगे करके, प्रपोजल बना के ऊपर देंगे करके। स्कूल जाते हैं वहाँ बहुत दिक्कतें होती हैं, खेत से जाना पड़ता है, बारिश होते पूरा कीचड़ उचड़ होता है तो जा नहीं पाते हैं। गांव में तो स्कूल है, फिर क्यों जाना पड़ता है वहाँ? यहाँ एडमिशन नहीं लेते क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। तो समस्या ये है कि हिंदी मीडियम स्कूल यहाँ पर गाँव में नहीं है जी, और एडमिशन नहीं हो रहा। पहले होता रहा जी। हमारे बच्चे आज गौरेला पेंड्रा जाने को मजबूर है। जब से आत्मानंद आया है उसके पहले मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल कन्याशाला हुआ करता था। जब से आत्मानंद आया है उसी समय से कक्षा 6वीं और 9वीं का एडमिशन बंद कर दिया गया। और ये आत्मानंद में हमारे सेमरा और भदौरा के बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा। जब ये एडमिशन होता, हमारा एक बार मांग भी हुआ था प्रचार से कि सेमरा भदौरा के बच्चों को पहले प्राथमिकता दें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लाखों रुपए लागत से बना पशु चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन की छत अभी से टपकने लगी है। इससे बारिश शुरू होते ही छत से लगातार पानी टपकने से उपकरण सहित स्टोर में रखी दवाइयां भीग रही हैं। साथ ही ड्यूटी पर पहुंचने वाले कर्मचारियों को भी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता। आरोप है कि निर्माण के दौरान बिजली और पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने को तवज्जो नहीं दी गई। लोग आरोप लगा रहे हैं कि विभागीय सांठगांठ के चलते ठेकेदार ने गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया। दुर्ग जिले में आरटीई के तहत प्रवेश पाए 74 बच्चों के एडमिशन रद्द किए जाने के आदेश को लेकर पालकों में रोष। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में पालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। पालकों ने मांग की है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक बच्चों की पढ़ाई स्कूलों में जारी रखी जाए। दृष्टिकोण से हम लोग के बच्चों का स्कूल जाना मना कर दिए गए हैं। उस विषय में हम लोग आए थे यहाँ पे मिलने सर से, जो कि नहीं मिले, बट हम लोग एप्लीकेशन दिए और हम लोग चाहते हैं हमारा बच्चा कंटिन्यू करे। किस लिए मना कर दिए, क्या निरस्त कर दिए? हम लोग जो आवेदन दिए थे सर बच्चे का एडमिशन का, उसी के चर्चे में आए हम लोग यहाँ पर।
सारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। स्कूल भी गए थे पर स्कूल में कोई भी रिजल्ट हम लोग को नहीं दिया गया। बोले आप जाओ उधर लड़ो, जो भी प्रॉब्लम है आप उधर से बताओ, इधर से हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हमारा बच्चा कंटिन्यू करे, कोई भी स्कूल में अभी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है सर। पार्टी आरटी के विषय को लेकर के जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आई थी। आरटी के तहत जो एडमिशन हुए हैं 74 बच्चों का एडमिशन निरस्त कर दिया गया है और मिड सेशन में उन बच्चों को उनकी पढ़ाई को नुकसान पहुंचाया गया है। मिड सेशन में आप एडमिशन निरस्त कर रहे हो और जो मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है, हाईकोर्ट में किसी ने पिटीशन डाली थी, उसके ऊपर जांच हुई, तो हाईकोर्ट का निर्णय आने का इंतजार तो करो। जिला शिक्षा अधिकारी ने 74 बच्चों का एडमिशन निरस्त कर दिया, उनको हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार नहीं है। तो जो 74 बच्चों के शिक्षा के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ हो रही है, उसी संबंध में हम लोग जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार करें। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते दुर्ग जिले की शिवनाथ नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। आपको बता दें, पुलगांव नाले के जरिए भारी मात्रा में जलकुंभी नदी में बहकर आ गई है, जिससे नदी का अधिकांश हिस्सा जलकुंभी से पट गया। स्थानीय लोग इस नज़ारे को देखने बड़ी संख्या में महमरा घाट पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। लोग बहते पानी में गाड़ियां निकालते दिख रहे हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। रतलाम जिले के सरसी निवासी अलोट विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय के प्रतिनिधि कन्हैयालाल धाकड़ का सोमवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में सौ मिला है। उनके बेटे अजय धाकड़ ने हत्या की आशंका जताई। बताया गया कि करीब 10 दिन पहले कन्हैयालाल का गांव में 2 लोगों से विवाद हुआ था। सोमवार रात उनका शव सरसी किरवासा रोड के पास बाइक के साथ पड़ा मिला। पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी है। में लगभग 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि कन्हैयालाल धाकड़ जी हैं, जो कि घायल अवस्था में केरवासा रोड के पास में है। उनको तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना के बाद उनका पीएम कराया गया और कुछ इस तरह इसमें जांच कमेटी बिठाकर इसमें जांच की जा रही है। सर, चौकी परिसर में लाश को रख के धरना प्रदर्शन भी किया सर, क्या? निश्चित तौर पे घटना को लेकर लोग भावुक भी थे, आक्रोशित भी थे और उनके द्वारा उक्त घटना के संबंध में बिंदुवार मांगे रखी गई है, जो कि जांच में सम्मिलित करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ दिन पूर्व भी एक घटनाक्रम घटित हुआ था, इतनी कन्हैयालाल धाकड़ का 107 से भी गुहार लगी थी सर, वो क्या मामला था? जी, उसमें भी 2 पक्षों के बीच में मारपीट का विषय था और अन्य तथ्य भी थे इसमें, जिसमें संबंध में एफआईआर भी की गई थी और चालानी कार्रवाई भी कर दी गई। सर, अब पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई? हाँ जी, जैसे कि आपको बताया कि उनके द्वारा जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया उसमें बिंदुवार मांगे उन्हें जांच में सम्मिलित करके उनको कार्रवाई की गई। थैंक यू। खबर सुपौल से है, जहां भीमनगर थाना अंतर्गत कोसी बांध नौज 2.8 के पास पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से 183.3 किलोग्राम गांजा और 4 मोबाइल फोन सेट भी बरामद किए गए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के नाम अखिलेश मंडल उर्फ अभय मंडल, सुपौल निवासी दशरथ सिंह और नेपाल निवासी राजेंद्र कुमार मंडल को बताया है। पुलिस द्वारा लगातार पिछले 2 हफ्ते से नशीले पदार्थ, अवैध शराब और अन्य स्मैक जैसे पदार्थ के खिलाफ लगातार ये जो सूचना संकलन एवं छापेमारी किया जा रहा है। एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा था पिछले 2 हफ्ते में। इसी बीच हमारे द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जो स्पेसिफिकली इस नशीले एनडीपीएस में काम करेंगे। उसके द्वारा लगातार सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी बीच एक गैंग के बारे में पता चल गया, जो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू ये जो गांजा का स्मगलिंग करता है, उसका ट्रैकिंग शुरू किया और लगातार पिछले 1 हफ्ते से उसको ट्रैक किया जा रहा था। और इसी बीच पुलिस को पता चला कि कल कुछ गांजा लेके बॉर्डर के इस पार आने वाला है। बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र के मखदूमपुर में सोमवार रात एक हृदय विदारक हादसे में खलासी राजेंद्र टुड्डू की जान चली गई है। मिट्टी ढुलाई के दौरान हाईवा वाहन ऊपर से गुजर रही 11,000 की लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगते ही खलासी ने मौके पर दम तोड़ दिया। राजेंद्र टुड्डू
कसमार प्रखंड के पौड़ा गांव का रहने वाला था। चश्मदीदों के मुताबिक बिजली के तार के संपर्क में आते ही जोरदार धमाका हुआ और खलासी बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर हाईवे को जब्त किया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी की गई। रात में जो घटना घटी राजेंद्र टुडू का, वो बहुत ही दुखद है और इसमें जो है भगवान का दिया हुआ संकट इसको बोल सकते हैं। कारण है कि वो लड़का जो है राजेंद्र टुडू, चाहे वो स्टाफ इनके लिए था, लेकिन हम लोगों के लिए उसकी विनम्रता जो है बहुत ज़्यादा झलक रहा था और इस विनम्रता में वो लड़का जो है एक हमारे परिवार की सदस्य की तरह था, जिसको हम आज खो दिए। घटना रात को मकदमपुर से गाड़ी निकल रही थी, खाली गाड़ी। उस समय आपका 11,000 का लाइन टच कर गया। खलासी उसमें इसको इलाज कराने के दौरान यहाँ लेके आए हुए थे BGS हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ आते आते उसका मृत्यु हो गई। बालीडीह थाना अंतर्गत मकदुमपुर में बीते रात्रि को एक हाईवे गाड़ी का 11,000 वोल्ट के वायर से सट जाने के कारण दुर्घटना हुई है, जिसमें उसके खलासी जख्मी हुए थे, जिन्हें BGS अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। संभवतः करंट लगने से उनकी मृत्यु हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवघर से है, जहां पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में विधायक उदय शंकर सिंह, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ावा, SP अजीत पीटर डुंग आदि विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने बताया कि मेले में 161 डॉक्टर, 41 एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस और 41 चिकित्सा कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया मामले की निंदा करते हुए मंत्री ने बिहार सरकार पर तंज कसा। पूर्णिया में जो घटना घटी है उसकी मैं निंदा करता हूँ। 5 आदिवासियों को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, बर्बरतापूर्वक सलूक किया जा रहा है आदिवासियों के साथ बिहार में। और वहाँ की सरकार, ये निकम्मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2 भाजपा के उप मुख्यमंत्री, जरा भी नैतिकता है, लज्जा है तो डूब होना चाहिए, जाके गंगा में डूब जाओ। जाके आप लोगों के जान माल की रक्षा आप नहीं कर सकते। इंसानियत और हैवानियत, आप लोग इंसानियत को बचा नहीं सकते, हैवानियत में आप लोग उतर गए। राजनीतिक हत्या करा रही है भाजपा। नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर वहां के लोगों को मौत के कगार पर धकेल रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जामताड़ा से है, जहां DC रवि आनंद ने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार पहुंचे 30 फरियादियों की समस्याएं सुनकर जिम्मेदारों को त्वरित निस्तारण के निर्देश जारी किए हैं। इसी दौरान जहां लंबे समय से लंबित पेंशन के मामलों की सुनवाई की गई, वहीं CM रोजगार सृजन योजना, अनुकंपा नियुक्ति बिल, बिजली बिल संशोधन व भूमि विवाद से जुड़े मामलों के निस्तारण के निर्देश भी जारी किए गए। उपायुक्त ने लोगों को बताया कि मंगलवार और शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होने वाले जनता दरबार में शामिल होकर कोई भी व्यक्ति समस्याओं का, शिकायतों का निस्तारण करा सकता है। हमारा वो जनता दरबार में हम आए और पेंशन 3-4 वर्ष से रुका हुआ था, तो यहाँ आने के बाद में हमारा पेंशन तो काम हो गया। 1-1.5 घंटा के अंदर ही काम हो गया। आपका शुभ नाम? रामसजन ठाकुर। नहीं जाम। DC से पूछा ना? हाँ, अब DC भगवान है, DC तो एकदम ये तुरंत काम हो जाता है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आज दिनांक 8 जुलाई 2025 को समाहरणालय सभागार के सभा कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 30 लोग आए अपनी शिकायतों को लेके, और जिला प्रशासन के द्वारा सही पदाधिकारियों के द्वारा उनके आवेदनों को जो है प्राप्त कर त्वरित रूप से कार्रवाई की गई है। ज़्यादातर मामले पेंशन से संबंधित है, जमीन से संबंधित है,
हमने सभी सीईओ और सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस प्रकार की समस्याओं का त्वरित निष्पादन कर दे और साथ ही साथ जो है जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो और ये सुनिश्चित करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बोकारो से है, जहां नवाडीह स्थित विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो को समाज सुधारक बताते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। डोमरी विधायक जयराम महतो ने 75% वेतन विद्यार्थियों को सम्मानित करने में खर्च की। राज्यपाल ने विधायक की पहल को प्रेरणाप्रद बताया। निसंदेह मेरा मानना है कि जब तक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देंगे, जब तक शिक्षा को इनकरेज नहीं करेंगे, हमें लगता है कि हम उस झारखंड का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिस झारखंड के निर्माण को लेकर इस राज्य को अलग किया गया है। इसलिए विधायक होने के नाते ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही छोटा सा प्रयास है, लेकिन अगर हम लोग सभी माननीय अगर छोटा छोटा प्रयास करें तो इस राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो उसी दिशा पर मैंने सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया है। आपने कहा था कि अपने जो विधानसभा में जो जाने के बाद जो सैलरी आएगी, तो क्या ये उसी का स्वरूप है क्या? जी, जैसे कि वो मैंने जो कहा है कि हमारा जो 75% सैलरी होगा वो पब्लिक का जो नीड होगा, जहाँ लगेगी कि हमें पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में मैं उसे खर्च करूँगा, वो हम लोग परिस्थितियों के अनुसार आकलन करेंगे। जैसे इस बार हमने स्टूडेंट को दिया, नेक्स्ट टाइम हो सके, अभी खेती बाड़ी का दिन है तो हम लोग कुछ ऐसे किसानों का चयन करेंगे, कुछ ऐसे और माताओं का, महिलाओं का चयन करेंगे जिनके परिवार के शायद मुखिया आज ना है, तो उन लोग हम लोग सही। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 32वें मैंगो मेले में यमुनानगर के 5 आम उत्पादकों को पुरस्कार मिलने से जिले का मान बढ़ गया है। विरासत व पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और विशिष्ट अतिथि आरती सिंह राव ने आम प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यमुनानगर जिला से कुल 11 नॉमिनेशन में से 5 को पुरस्कृत किया गया, जो विभाग की सहायता और विशेष तकनीकों के इस्तेमाल का परिणाम है। जिले के किसानों ने आम की बेहतर वैरायटी और पैदावार के लिए मशीनरी और तकनीकी का कुशल उपयोग किया। इस सफलता से यमुनानगर का नाम पूरे राज्य में चमका। हम ये आम मेले में पिंजौर पे गए थे एंट्री करके, तो इसमें कई किसानों को रिकग्नाइज़ करा जाता है अपने काम के लिए, अपने फार्मिंग के लिए। तो हम अभी आम का बाग देख रहे हैं। मैं आम की खेती करता हूँ, तो उसमें सर के मदद के साथ कई नई टेक्निक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है, जहां गुलाब देवी को दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। बेहतर इलाज और जांच के लिए एम्स रेफर किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन कर गुलाब देवी का हालचाल जाना। काफिले की गाड़ियां टकराने से माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी घायल हुई थी। हम गाड़ी में बैठे थे, आगे की कोई गाड़ी रुकी, 6-7 गाड़ियों से आगे वाली गाड़ी रुकी और एकदम सब गाड़ियां टकराई, जिसकी वजह से ये सब हादसा हुआ। मैम, क्या कुछ गंभीर चोटें आई है या नॉर्मल चोटें रही हैं आपके? वैसे रिपोर्ट में सारा सब कुछ ठीक है और एम्स में भेजा जा रहा है, जिससे कि कुछ मशीनें वहाँ पर हैं वो और सही प्रकार से चेकअप कर लें। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? यहाँ हम वहाँ जा रहे थे, हमारे माननीय संगठन मंत्री हैं प्रदेश के, उनकी माताजी खत्म हो गई थी, उसमें हम जा रहे थे। आपके जो ड्राइवर हैं उनके चोटें बता रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी चोटें नहीं आई हैं, वो तो अचानक ही झटका लगा और झटके से हमारे सिर में जो है आगे वाली सीट लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पेड़ मां के नाम महाअभियान कल आयोजित होगा। इस दौरान सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश भर में महाअभियान की शुरुआत होगी। जन सहभागिता से बृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा। विगत 8 वर्षों में लगभग 205 करोड़ पौधारोपण संपन्न हुआ है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। प्रदेश में वन आच्छादन और हरित आवरण में वृद्धि हुई है। वृक्षारोपण महाअभियान 2025 में 37 करोड़ पौधारोपण का इस बार लक्ष्य रखा गया है। और अगली खबर कासगंज से। 24 घंटे में अपहरण हुआ युवक सकुशल बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। तारीख पर कोर्ट जाते वक्त युवक का हुआ था अपहरण। सिडपुरा के बकावली गांव के पास से अपहरण किया गया था। पीड़ित के भाई ने दर्ज कराया था अपहरण का मामला।
गांव नगला खेमी मोड़ डाबर रोड के पास से आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो पीड़ित के भाई ने दर्ज कराया था अपहरण का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। यह सफलता पुलिस को मिली है। गांव नगला खेमी मोड़ डाबर रोड के पास से गिरफ्तारी की गई। 24 घंटे में अपहरण हुआ युवक सकुशल बरामद किया गया। पुलिस की तत्परता से यह सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। देखिए, कल थाना श्रीपुरा क्षेत्र में कल एक प्रमोद नामक व्यक्ति हैं जो गढ़ी बेंदुला थाना बागवाला के रहने वाले, उन्होंने एक तहरीर दिया कि उनका भाई नरसिंह कल एटाकोट जा रहा था। तो रास्ते में थाना श्रीपुरा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बकौली, जहां पर वो खड़े होकर के बस का इंतज़ार कर रहा था। इतने में एक क्रेटा गाड़ी से 5-6 लोग आए और उसको फोर्सली ज़बरदस्ती उठा करके ले गए। इस सूचना पे श्रीपुरा थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ और तत्काल एसओ श्रीपुरा मौके पर गए। वहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें 4 लोग एक व्यक्ति को फोर्सली उठा कर ले जा रहे हैं। जब उसने जानकारी करी तो पता चला कि उसको ईटा ले गए वहाँ से और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी। और अगली खबर बिजनौर से, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हेलीकॉप्टर से नगीना क्षेत्र के हूर नगला गांव पहुंचे, जहां से वह सीधे भाजपा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की माता स्वर्गीय भाग्यवती देवी के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए उनके आवास गांव हूर नगला नगीना पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय भाग्यवती देवी के चित्र पर फूल अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और धर्मपाल सिंह के परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की, जहां से सीधे कार द्वारा अपने हेलीपैड पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री नायनी के कार्यक्रम के दौरान कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से, जहां अपनी ही नाबालिग बेटी से मुंह काला करने वाले पिता को न्यायालय ने 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पिता को 21,000 रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है। पिछले करीब 2 साल से विशेष पॉक्सो कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश मामले की सुनवाई जारी थी। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पीड़ित नाबालिग के पिता को 20 साल की कैद और 21,000 रुपए का अर्थदंड का आदेश जारी किया। और अगली खबर जालौन से, जहां क्षेत्र में बिजली की बदहाल व्यवस्था को लेकर नगर वासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। नगर कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने सोमवार को कोंच तहसील परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उमस भरी भीषण गर्मी और लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान लोग सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है, हमारी पूर्व चेयरमैन और हमारे नगर अध्यक्ष और हम सब लोगों के माध्यम से, हमारा मकसद है यहाँ अधिकारी नहीं रहते, ना जेई साहब रहते हैं, ना एसडीओ साहब रहते हैं, वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो समस्या कहाँ तक सॉल्व होगी? रात में अगर फोन करो तो वो जो पावर हाउस पे आदमी रहता है वो तो फोन उठा लेता है। दिनों से जिस तरीके से नगर की विद्युत व्यवस्था बदहाल स्थिति पे है और प्रायः देखा जा रहा है कि क्योंकि जनमानस इसके लिए बहुत परेशान है, लेकिन सत्ताधारी लोग अपने अपने यहाँ जनरेटर चला के और अपने यहाँ इन्वर्टर से काम चला रहे हैं। उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। जिस समय लोग भीषण गर्मी से त्राही त्राही हैं, उस समय ना तो अधिकारी इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं और ना ही हमारे जनप्रतिनिधि। जो हमारे नगर की विद्युत व्यवस्था बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। पूरी विद्युत व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि जगह जगह बाहर रोज कहते हैं, हमेशा हम लोग कहीं यहाँ अप डाउन हो गया, कहीं यहाँ फॉल्ट हो गया, कहीं यहाँ फॉल्ट हो गया। इसके नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। पूरे दिन में कम से कम आप मान के चलिए अगर 6 और 8 घंटे लाइट आ जाए, 6 घंटे, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हम सभी कांग्रेसी जनों ने एकत्रित होकर आज एक ज्ञापन दिया है कि ऊपर हम लोग ये कार्रवाई करेंगे, ताकि अगर ये सुधार नहीं हुआ इस स्थिति में
तो हम लोग बड़ा आंदोलन, एक धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंचे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर जमकर नारेबाजी की नारे लगाए और कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। और लगातार पूरे देश में मुहर्रम के नाम पर दंगे, फसाद, उपद्रव, कत्ल और धार्मिक स्थलों पर हमले सामने आए। मुहर्रम के नाम पर निकलने वाले जुलूसों में बेल्ट, हंटर, लाठी, डंडे, तलवारों और हथियारों का खुला प्रदर्शन और अन्य देशों के झंडों का प्रदर्शन किया गया, जिससे अन्य समुदाय में भय व्याप्त है। ये बात शिशिर चतुर्वेदी ने कही। आज हम लोग आए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, उच्चतम न्यायालय और गृह राज्य मंत्री जी को एक ज्ञापन लेकर के यहाँ हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जी को ये ज्ञापन हमने सौंपा है। और हमारी मांग ये है कि पूरे देश में जिस प्रकार से मुहर्रम में मातम के नाम पर जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, उसमें बेल्टों का, हंटरों का, लाठी डंडों का और असलाहों का खुला प्रदर्शन हो रहा है, अन्य देशों के झंडे फहराए जा रहे हैं। इसका हमारा विरोध है कि ये प्रदर्शन के नाम पे गैर धर्म के लोगों को क्या डराना चाहते हैं, क्या धमकाना चाहते हैं। तो ऐसे जुलूसों पे प्रतिबंध था जब अटल जी थे, तो अटल जी ने शिया और सुन्नी समुदाय को बैठा के कंप्रोमाइज करवा करके इन जुलूसों का प्रतिबंध खत्म किया था। लेकिन हालात फिर वहीं आके खड़े हो गए हैं। ऐसे जुलूसों में जो हो रहा है देश भर में, वो पूरा देश देख रहा है मीडिया के माध्यम से। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम विकास विभाग, समग्र ग्राम विकास विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि थानों व अन्य जगहों पर प्रतिदिन जनसुनवाई की जाए, विद्यालयों, अस्पतालों के पास महिला पुलिस की बीट की तैनाती की जाए, लेखपाल सही से कार्य करें जिससे गाँव में अनावश्यक विवाद न हो। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सफाई कर्मियों की उपस्थिति नियमित रूप से चेक की जाए। आरआरसी सेंटर विधिवत क्रियाशील रहें, गांव में जन चौपाल लगाए जाएं, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जाए। बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा मंत्री को अवगत कराया गया, तमाम विषयों को लेकर अवगत कराया गया। सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं। और अगली खबर कन्नौज से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जेल में बंद पूर्व सपा नेता ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना तेज कर दिया। सोमवार को जहां नवाब की मां और पत्नी के नाम दर्ज 91 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया था, वहीं मंगलवार को गदनपुर, बड्डू और कंदरौली बांगर में करीब 1.46 करोड़ रुपए की जमीन को प्रशासन ने कुर्क कर तहसीलदार के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई और संपत्तियों पर कुर्की के बोर्ड लगाए। ये कार्रवाई डीएम के आदेश पर गिरोहबंद असामाजिक क्रियाकलाप गैंगस्टर अधिनियम के तहत की गई। एक संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर जिलाधिकारी महोदय के आदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत नवाब सिंह की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं तथा उनके परिवार की संपत्तियों को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग गदनपुर, बद्दू तथा कंदरौली, बांगर ये 2 गांवों की संपत्तियों को कुर्क कर रहे हैं। जिसमें से गदनपुर, बड्डू की जो ज़मीनें हैं वो लगभग 11.5 बीघे की हैं और उनकी मालियत 72 लाख के करीब है। और कंदरौली बांगर की ज़मीनें जो हैं ये 74 लाख की मालियत रखती हैं। 11 जुलाई से भगवान शिव को समर्पित सावन माह की शुरुआत हो रही है। ऐसे में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए कानपुर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड पर है। संयुक्त पुलिस आयुक्त जेसीपी आशुतोष कुमार ने जानकारी दी है कि यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए 17 रास्तों को चिन्हित किया गया है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे और बैरिकेडिंग
व्यवस्था के साथ मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सरकार की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। तो हमारे 4 प्रोमिनेंट मंदिर हैं शिव जी के, जिस पर कांवड़िए जो जल लेकर करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और इसके अलावा 17 मार्ग ऐसे चिन्हित हुए हैं जिस पर कि कांवड़ यात्री जाते हैं। तो उन मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था देखना, उन मार्गों पर कैमरे लगवाना, ड्रोन से उसकी निगरानी करना, बैरिकेडिंग करना, इस तरह की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। फिर एक कॉमन सा प्रश्न पूछा जाता है कि जो दुकानदार हैं उनको अपना नाम, नेम प्लेट लगाना, सामान क्या दे रहे हैं उसको लगाना, ताकि किसी की धार्मिक भावनाओं आहत न हो। इसके भी निर्देश ऊपर से प्राप्त हैं, वो सभी में सर्कुलेट किए जा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में बल हमारे पास है और हम अच्छे से इस कांवड़ यात्रा को संपन्न कराएंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में सावन माह की शुरुआत होते ही कांवड़ यात्रा की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। जिले में हर स्तर पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के भक्त कांवड़ यात्रा के जरिए हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने अपने क्षेत्रों के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस पावन यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए बुलंदशहर प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी और एसएसपी सहित पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी शहर के विभिन्न मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के संबंध में हमारे द्वारा बृहद तैयारी है। इस संबंध में एसडीएम साहब और मेरे द्वारा लगातार रूट भ्रमण किया जा रहा है और कांवड़ियों की सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु व्यापक तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी जी, जगह जगह पर आईपी कैमरास लगाए जा रहे हैं, जिसका कंट्रोल सीओ ऑफिस में बनाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक हम लोगों को समझ में आई है कि ये समस्याएं होती हैं कांवड़ियों को, उसको लेकर हम लोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं। जैसे सड़कें अच्छी बनी हुई हों, जितने भी हमारे बिजली के खंभे हैं उनमें रैपिंग कर दी जाए ताकि कोई इस तरह की समस्या सामने ना आए। साथ ही हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई जो पानी का भराव जहाँ पे होता है वहाँ पानी का भराव ना हो, ताकि कांवड़ियों को चलते वक्त कोई दिक्कत ना हो। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां मुख्यमंत्री के संबोधित दौरे को लेकर सुंदरीकरण किया जा रहा था। इसी दौरान राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम की बाउंड्री के किनारे पिछले कई वर्षों से रेहड़ी पटरी दुकानदार अपनी दुकानें रखे थे। सुंदरीकरण को लेकर इन रेहड़ी पटरी दुकानदारों की दुकानें बाउंड्री से हटा दी गई हैं और वहां पौधारोपण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके बाद दुकानदारों ने वापस उसी जगह पर अपनी दुकानें रखने की मांग को लेकर आज सपा सांसद के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य सपा पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीएम साहब से जो मुलाकात हुई है, तो ये जो उसमें कुछ छोटे दुकानदार जिससे अपना परिवार का भरण पोषण करते थे, वो बता रहे हैं कि नगर पंचायत ने वो दुकानें हटवा दी मुख्यमंत्री का बहाना बना करके, और रात में जेसीबी से गड्ढे करवा दिए। तो मैंने डीएम साहब से कहा कि साहब आप देखते हैं कि हमीरपुर की जो नगर है ये दोनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। अगर इन लोगों को कहीं उचित व्यवस्था नहीं हुई तो ये लोग अपने जो घर खाना खर्च है, दैनिक मजदूरी है, वो कहाँ से करेगा। हमारी ये समस्या कि हमको बुलाया गया नगर पालिका में, सूचना दिए गई कि आप वहाँ बुलाया गया है, वहाँ पहुँचिए। जब वहाँ गए, वहाँ बोला कि 3 दिन के लिए दुकान बंद कर दीजिए, मंत्री आ रहा है। हम लोग जी सर बंद कर देंगे। उसके बाद 2 घंटे बाद हम लोग गए, खाली करो खाली करो। हमारी लोगों की दुकान हटा दी गई। हम लोगों से बोला गया कि आप नगर पालिका आइए, आपकी दुकानें हटाई नहीं जाएंगी, बंद करी जाएंगी। हम लोगों ने हटा दी दुकानें। दीवार भी खराब हुआ, हम लोगों का नुकसान भी हुआ। और चेयरमैन साहब ने बुलाया, आइए अभी आधा घंटे में आ रहा हूँ। आ भी नहीं रहे, दुकान भी नहीं रखने दे रहे। बहुत परेशान हम लोग। घर कैसे चलाएंगे, बच्चे कैसे पलाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां आपको बता दें कि हैरान करने वाली बात सामने आई। मामला स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा है। जिले में चलन से बाहर हुए पुराने नोटों का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वर्ष 2014 में एसीएमओ और कार्यवाहक सीएमओ पद पर कार्यरत रहे डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी के निधन के लगभग 11 साल बाद उनका सरकारी आवास खुलवाया गया तो सभी अचंभित रह गए। उनके आवास से कमरे में अन्य घरेलू सामानों के अलावा 1000 रुपये और 500
रुपए के 22 लाख पुराने नोट मिले हैं। मिले हुए नोटों की गिनती वीडियोग्राफी के बीच कराई गई, जिसके बाद इन्हें सुरक्षित रखवाकर विभागीय अधिकारियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्राचार किया गया। आपको बता दें कि जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सेवाल के निर्देश पर पीएचसी मीरानपुर में बने चिकित्सा अधिकारियों के 4 आवासों की मरम्मत कराई जा रही थी, जिनमें से नीचे वाले आवास में स्वर्गीय डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी का निवास ग्राम रामगढ़ा जनपद प्रतापगढ़ में रहते थे। विगत 29 जनवरी 2014 को उनका अंतिम आकस्मिक निधन हो गया था। मृत्यु के समय वह अकेले ही रहते थे। उनके आवास में रखे सामान के बंटवारे को लेकर परिवार के लोगों में विवाद था, जिसके बाद पुलिस ने आवास में ताला लगवा दिया था। तभी से आवास में न कोई अंदर गया और न कोई बाहर आया। बीते दिनों जब मरम्मत की प्रक्रिया शुरू हुई तो सीएमओ ने आवास पर विवाद या मुकदमे की सूचना पुलिस से मांगी थी। पुलिस की रिपोर्ट में कोई मामला विचाराधीन न होने पर सीएमओ ने एसीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर मार्कंडे की समिति, साथ ही स्टोर कीपर हरगोविंद पारसनाथ को सामग्री की सूचना बनाने के लिए नामित किया, जिसके बाद 3 जुलाई को समिति ने वीडियोग्राफी के बीच आवास का ताला खुलवाया था। उस दौरान ये नकदी बरामद हुई। जिनकी डेथ जनवरी 2014 और जनवरी 2014 में डेथ के बाद उनका जो कमरा है वो एक पीएचसी है, सरकारी पीएचसी, उसमें उनका कमरा था जिसको सील कर दिया गया था। और उसके बाद उनके विरासत जो उनके वारिसान हैं उसकी तहकीकात की जा रही थी। तो उसमें कुछ विवाद ये उत्पन्न हुआ था कि उनकी जो बिलोंगिंग्स है वो किसको दी जाएंगी, इसका चिन्हांकन नहीं हो पाया था, इसलिए उस वक्त सीएमओ ने उसको सील कर दिया था। अब ये है कि उसका जो विरासत है वो ऑलरेडी हम लोग जारी कर दिया गया जिला प्रशासन द्वारा, और उनके भतीजों को जो है विरासत जारी की गई है। दूसरी बात ये है कि उस रूम का उपयोग जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कराए जाने की कवायद चल रही है, जिसमें गाजीपुर जनपद में भी करीब 104 विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है। इसी को लेकर आज गाजीपुर में समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने एक प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। उन्होंने बताया कि भारत के अधिकांश जनता, जिसमें दलित पिछड़े मजदूरों के बच्चों के लिए संविधान में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी वर्गों के बच्चे पढ़ लिखकर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। परंतु सरकार देश के दलित और पिछड़े मजबूर किसानों के बच्चों को संवैधानिक शिक्षा से वंचित करने के लिए 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करना चाह रही है। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश शासन का जो दिशा निर्देश आया कि उत्तर प्रदेश के 5000 प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर करके बंद किया जाएगा, इसके विरोध में आज हम लोगों ने जिलाधिकारी गाजीपुर को उससे मिलकर वार्ता करके हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे हैं, राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि जो ये लाया गया व्यवस्था जो विद्यालयों को बंद करने की, ये गलत है। ये दलित पिछड़े शोषित जितने लोग हैं, जो आसपास के लोग, जो पिछला हमारा तबका है, जो संसाधनों से दूर है, उनसे शिक्षा छीनने की नीति सरकार लाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के फैसले से शिक्षकों में उबाल है। प्राथमिक विद्यालय संघ के बैनर तले आयोजित विरोध प्रदर्शन में शिक्षक नेताओं ने सरकार के फैसले के प्रति जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जिले के 50 से कम छात्र संख्या वाले चिन्हित 104 विद्यालयों का मर्जर नहीं होने दिया जाएगा। अगली खबर सोनभद्र जिले से है, जहां एक शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है। चौपान
आपको बता दें, चौपन थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची को पहले शादी का झांसा दिया गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर आरोपी ने उसे अपने घर में जबरन बंदी बना लिया। मामला तब और गंभीर हो गया जब पीड़िता के परिजनों को मिलने से रोका गया और उन्हें जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। 15 वर्षीय नाबालिग को गाँव के ही एक युवक ने 16 मार्च 2025 को अपने घर बुलाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि तभी से किशोरी को अपने घर में जबरन रखा था। जब पीड़िता के परिजन अपनी बेटी से मिलने पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें मिलने से रोक दिया। इतना ही नहीं, उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर बद्दी बद्दी गालियां दी। चौपन जनपद सोनभद्र अंतर्गत सहमरावा बिल्ली मारकुंडी निवासी एक महिला द्वारा थाने पर आकर तहरीरी सूचना दी गई कि उसी के गांव के रहने वाले एक मुस्लिम लड़के के द्वारा उसकी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना चौपन पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।